वॉइसेस ऑफ द हिमालयाज़ के तमाम दर्शकों को अमर ठाकुर का दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत। वॉइसेस ऑफ द हिमालयाज़, हमारा पर्पज़ हिमालयाज़ के सुदूर उन घाटियों से, उन वादियों से लोगों के रिचुअल्स, परंपराएं और कैसे वो वातावरण के साथ संतुलन करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन चीज़ों को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। और उसी कड़ी में आज हम बहुत ही संजीदा विषय को लेकर चले हैं जो पर्यावरण के ऊपर है कि कैसे पर्यावरण बदलता जा रहा है, पर्यावरण का स्वरूप बदलता जा रहा है और कैसे लोगों का इससे जीवन यापन बदलता जा रहा है। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है श्री लुदरचंद ठाकुर जी, जो काफ़ी समय से पर्यावरण के ऊपर काम करते रहे हैं और भिन्न भिन्न मंचों पर पर्यावरण को लेकर अपनी आवाज़ देते रहे हैं। और कई जगह उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्राइव चलाए हुए हैं पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में। तो लुदरचंद जी, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कैसे देखते हैं आप पर्यावरण के बदलते स्वरूप को इस हिमाचल प्रदेश में और इन हिमाचल प्रदेश की वादियों में, और कैसे देखते हैं आप टूरिज़्म इसके साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे प्रभावित है? थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। ज़रूर। अब मेरा जो बचपन बीता है वो इन्हीं वादियों में बीता है, तो शायद मैं एक बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल हूँ जो ये बता सकता है कि कितना 25-30 साल में डिफरेंस आया है यहाँ पर्यावरण में। मुझे अभी भी याद है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो हम एक नदी है यहाँ पे, उसके पास वहाँ जाया करते थे। तो उसका जो वाटर वॉल्यूम है, आज मैं देखता हूँ 35 साल के बाद, लगभग 35 साल के बाद, वो लगभग 70% वॉल्यूम जो है उसका घट चुका है। 70%, मतलब अगर 35 साल में 70% वॉल्यूम घट गया तो आप इमेजिन कीजिए कि 15-20 साल में क्या होने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही संगीन सिचुएशन है, ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास आने वाले टाइम में रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, वाटर रिसोर्सेज, हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके टूरिज़्म और पर्यावरण के जो इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन है जी, इसका जो रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट है, देखिए नए रिसोर्सेज हमेशा बनते रहेंगे, आते रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि इंसान हमेशा नए नए एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी ढूंढता है। टूरिज़्म इज़ वन ऑफ देम। टूरिज़्म खास करके बूम तब हुआ है जब लोगों ने नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। अब हिमाचल ऑब्वियसली एक ऐसी जगह है, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, इतना शानदार वेजिटेशन है हमारे पास, इतने सारे फॉरेस्ट है हमारे पास, इतना ग्रीन कवर है, और ऐसी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहाँ पे जाके आदमी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, जब से टूरिज़्म यहाँ पे बूम कर रहा है पिछले 15-20 सालों से लेकर, तो यहाँ के पर्यावरण का बिल्कुल जो लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। यहाँ का नेचर भी डिस्ट्रॉय हुआ है, यहाँ की जलवायु भी डिस्ट्रॉय हुई है, यहाँ तक कि लोगों की जो खेती बाड़ी है वो भी अफेक्ट हुई है। तो क्या इसका सीधा जो मतलब हम ये बोलें कि टूरिज़्म की वजह से हुआ है, या लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमें जैसे कार्बन उत्सर्जन का लीजिए आप, या लीजिए आप जगह जगह लोग प्लास्टिक्स फेंकते हैं। आज आप देखते हैं जैसे आप हिमालय एंटर करते हैं तो प्लास्टिक्स के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ें भी हैं या सिर्फ टूरिज़्म ही है? देखिए, आप टूरिज़्म को तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको साइडलाइन करके यहाँ के सुख समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं आज के सिनेरियो में। नहीं, तो कैसे हम इसको एक टूरिज़्म को बचाकर और पर्यावरण के साथ कैसे इसको एक साथ ले जा सकते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि क्या यही टूरिज़्म ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है या जिसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पोल्यूशन जो है सिटीज़ में एक्चुअली ज़्यादा है, फैक्ट्रीज सिटीज़ में ज़्यादा है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से। जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन वो सिटीज़ में ज़्यादा होता है एक्चुअली। चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, चाहे वो फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से है। आजकल लोगों को तरह तरह हर तरह के रंग के कपड़े चाहिए, तो उसकी जो डाई आती है वो कहाँ से आती है?
राइट, वो कहाँ जाती है, वो वाटर बॉडीज़ में एंटर करती है, वो भी डैमेज करती है इन्वायरमेंट को। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चीज़ है जो, जैसे दिल्ली का आपको पता कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी गिर गई है, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आजकल तो। तो वहाँ पे जो PM 2.5 और PM 10 मैटर है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इतना हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो गया है। अब थर्मोडायनामिक्स की वजह से ये नहीं सोचना आपने कि सिटी का पोल्यूशन जो है वहीं रहेगा। अब जो सिटी का पोल्यूशन है थर्मोडायनामिक्स रूल के हिसाब से वो गर्म इलाके से ठंडे इलाके में आता है। राइट। तो हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो सिर्फ यहाँ के टूरिज्म की वजह से नहीं है, ये भी एक भ्रांति है, मतलब ऐसा नहीं है। तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर रहा है। इतना पर्टिकुलर मैटर जितना हो गया है यहाँ पे, वो उसकी वजह से भी है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन हाँ, टूरिज़्म से जो व्हीकल्स हैं वो उनका जो नंबर है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी बढ़ेंगी तो वो यहाँ की जो रेडिएशन है, अर्थ की रेडिएशन है, जो लॉन्ग वेव्स आती हैं धूप से, वो ट्रैप हो जाती है। अब जितना ज़्यादा इमिशन होगा वो एक इतनी थिक लेयर बनाएंगे, इमिशन बढ़ता रहेगा और वो ट्रैप हो जाएंगे और गर्मी बढ़ती रहेगी। तो वो भी एक रीज़न है। बहुत सारा मतलब ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ चुका है जी। अब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ टूरिज़्म की वजह से नहीं, वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन की वजह से भी है। आप देखेंगे कुल्लू मनाली में इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है बेतहाशा, बिल्कुल। इससे वेजिटेशन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और कंक्रीट जंगल बन रहा है। तो कंक्रीट से होता है, उससे भी हीट रेडिएट होती है। अब जितना ज़्यादा कंक्रीट, आपने कुल्लू में इस बार बारिश नहीं हुई, जबकि इर्द गिर्द बारिश हो रही थी, कुल्लू में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। वो भी उसका डायरेक्ट रीज़न यही है, वन ऑफ द रीजंस। अब टूरिज़्म किस तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर आप टूरिस्ट की बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो दे ऑलवेज हंट फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशंस। अगर उनको पता भी नहीं है तो यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं, लोकल लोग हैं, जो होस्ट लोग हैं, वो ऑब्वियसली दे जस्ट वांट टू शो देम द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस। वो चाहते हैं कि वो उनको अच्छी से अच्छी जगह ले जाए, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड अर्निंग बिजनेस। इट्स दैट्स हाउ वी जनरेट द रेवेन्यू। तो वहाँ पे जाके इट्स नॉट बीइंग रेगुलेटेड। उनका जो एक्टिविटीज़ हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे वो लिटर करते हैं, इतना कूड़ा फेंकते हैं। वाटर बॉटल्स दिन में मतलब सैकड़ों हज़ारों वाटर बॉटल यूज़ होती है कुल्लू मनाली में। तो इसका क्या सॉल्यूशन लेके चलते हैं आप, या मतलब कैसे इसका हल क्या है हमारे पास? अब ये इंडिविजुअल लेवल पे तो ये काम नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सेक्टर वाइज, जैसे होटलियर्स हैं या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले हैं या कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो भी करवाते हैं, बिल्कुल, वो सारे इकट्ठा होके अपना एक मंथन करें, इस चीज़ पे विचार करें और एक रेजोल्यूशन तैयार करें, प्रपोजल दें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रपोजल दें। क्योंकि गवर्नमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी हैं, अब ये लोग, इनका the problem is like they are actually not connected to the ground. उनका ग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है। वो रोज़ आके नहीं देखते कहाँ पे कितना कूड़ा हो रहा है। वो रोज़ आके ये नहीं देखते कि इस किसान की फसल कम हो रही है इस साल, बिल्कुल, या ये चीज़ नहीं उग रही है, या मतलब कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल कम हो रहा है प्रोडक्शन, वो ये नहीं देखते हैं। तो अगर उनके ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, तो उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है, अदरवाइज उनके जहन में ये चीज़ नहीं रहेगी। तो हमारा काम है एक्चुअली, जो ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिव हैं लोग, जिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारा काम है कि हम जाके उनको अवगत कराएं कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिटरिंग है, अब लिटरिंग इतना बड़ा इशू हो गया है कुल्लू मनाली में, बहुत ही बड़ा इशू हो गया। आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको रैपर्स, बॉटल्स, हर तरह का ट्रैश दिखता है। बिल्कुल। अब ये ट्रैश इस डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। तो इस टूरिज़्म को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में हमने एक्चुअली नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया है। बिल्कुल। अब टूरिस्ट आता है नेचर की वजह से, उसको शांति चाहिए, सीनिक ब्यूटी चाहिए, दे हैव टू एंजॉय द सीनरी, दे हैव टू एंजॉय द स्टे, दे हैव टू एंजॉय द स्टे हियर, राइट। और उसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि टूरिस्ट भी इतने अवेयर हैं कि वो खुद ही ये स्टेप्स लें। थोड़ा एजुकेशन का प्रॉब्लम है ये सारा। सो आई थिंक इट्स द लोकल बॉडीज़ जिनको इनिशिएट करना पड़ेगा, जिनको फोर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी, चाहे NGOs हों, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, उनको फोर्स करना पड़ेगा कि ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे कि जितना भी लिटर हो रहा है टूरिज़्म की वजह से, उसको रेगुलेट किया जाए, खास करके बैन ही किया जाए,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक यू नो यू डोंट नीड टू मैनी ऑफ पॉलीथीन्स एंड टू मैनी ऑफ रैपर्स, तो उनको कम किया जा सकता, दे कैन बी रिड्यूस्ड, राइट। तो इसका जैसे पुराने ज़माने में या कुछ समय पहले, कुछ साल पहले क्या होता था कि इसका दूसरा अल्टरनेट था। लोग अपना लिफाफा लेके जाते थे, सॉरी अपना थैला लेके जाते थे और बाज़ार से सामान लाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको हर चीज़ पॉलीथीन में रैप होकर आ रही है। इवन हिमाचल में तो कहने को तो पॉलीथीन बैन है, लेकिन तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रैपअप होकर आती है पॉलीथीन में। बिल्कुल, ठीक है जी। तो क्या इसके लिए क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको या तो रिप्लेस करें या तो इसको रिसाइकल करें? तो तो थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप हमारे दर्शकों को। ज़रूर। देखिए, जो पॉलीथीन का इशू है, प्लास्टिक का जो इशू है, प्लास्टिक में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि जो 40 माइक्रोन से नीचे प्लास्टिक होता है, मतलब पतला वाला जो प्लास्टिक होता है, उसको कभी भी रिसाइकल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो डिफ्रेगमेंट हो जाता है, वो ज़मीन में मिक्स हो जाता है। प्लास्टिक एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पूरे दुनिया की, सिर्फ कुल्लू मनाली की नहीं, हिमाचल की नहीं, कि अगर ये सॉइल में गया तो ये पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है, और ये 40 साल से कम 500 साल तक डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी सॉइल को डिग्रेड करेगा, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मिनरल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये हमारी ज़मीन को ही ख़राब कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पॉलीथीन्स को बैन करना है तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, देखिए हमें आदत पड़ जाती है, इंसान ऐसा ही है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम वी गेट यूज्ड टू इट। अगर हमने राजस्थान की गर्मी में रहना तो हम रह लेंगे, अगर आदत पड़ जाएगी तो। हमें बर्फ़ के पहाड़ों में रहना तो हम रह लेंगे, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है। तो वैसे ही पॉलीथीन, ऐसा नहीं सोचना है कि पॉलीथीन हमें चाहिए उसके बगैर नहीं होगा। नो, यू कैन वेरी इजीली गेट रिड ऑफ पॉलीथीन्स। आप 5R का यूज़ ज़रूर कीजिए। पहला, रिफ्यूज़। आप कहीं भी जाते हो तो प्लास्टिक लेने से रिफ्यूज़ कीजिए, इनकार कीजिए। पहला, हमें पहला काम नहीं चाहिए। यस, पहला स्टेप रिफ्यूज़ जी। दूसरा स्टेप रिड्यूस। और रिड्यूस का मतलब है कि आपको अगर 5 पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ रही है, 3 पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ी, तो एक ही बोलो, एक ही बोलो। उनको बोलो कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं एक में ले जाऊँगा। जी जी जी, ठीक है जी। बहुत अच्छा। और उसके बाद पहला आपका रिफ्यूज़ आ गया, उसके बाद रिड्यूस आ गया, उसके बाद आ गया आपका रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ मतलब जैसे आपके पास ऑलरेडी पॉलीथीन पड़ा घर में, उसको निकाल के बढ़िया करके रख दो। दोबारा आपने सब्जी लेने जाना तो आपको क्यों दोबारा से पॉलीथीन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, उसी को कैरी करो। और वो कितना वेट होता है उसका? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, आप जेब में डाल सकते हो 10-15 पॉलीथीन। बिल्कुल, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी लाइट टू कैरी। उसको रीयूज़ कीजिए जब तक वो रीयूज़ के काबिल ना हो। बिल्कुल। उसके बाद भी उसको रीपर्पज़ कीजिए। रीपर्पज़ मतलब प्लास्टिक का कुछ चीज़ बनाइए, कोई डिज़ाइन बनाइए उसका। बिल्कुल, कोई मिट्टी में तो नहीं जाएगा। रस्सी बना सकते हैं। रस्सी बनाइए, रस्सियाँ बन सकती है। एक्चुअली रस्सी बनाना, ये आपने बहुत शानदार आइडिया बताया है। रस्सी बनाने वाला जो आइडिया बहुत शानदार है। प्लास्टिक को इकट्ठा करके बड़ी ज़बरदस्त रस्सियाँ बनती है। बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं गूगल करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगी उससे रस्सियाँ कैसे बनती है। कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो उसको रीपर्पज़ करो, फिर भी मत फेंको ज़मीन पे। और लास्ट ऑप्शन होती है रिसाइकल। क्योंकि मैं इसलिए लास्ट ऑप्शन रिसाइकलिंग आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिसाइकिल करते तो उसमें हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं, वो तो ये एटमॉस्फेयर में रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। वो हमारे लंग्स में ही जाएंगी, बिल्कुल, वो हमें ही अफेक्ट करेंगी। बिल्कुल। तो ये 5R लेके आपने चलना ही चलना है लाइफ में। तो ये तो हमारी तरफ से अपना इनिशिएटिव है, लेकिन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी इतना जागरूक नहीं होता कि इतना सोचे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका बहुत कम है, और उन्होंने मान लो कोई एक स्टॉल निकाल के रखा साइड में, ठीक है, उनको जल्दी से काम करना, उनको पॉलीथीन चाहिए, देना है, कोई पार्सल देना है, ये है वो है, तो उनको जल्दी करना है। तो हो सकता है कि ये इस पूरी प्रॉब्लम इसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बैन ही कर दो। बिल्कुल कर सकती है गवर्नमेंट्स, कर बिल्कुल सकती है। 100%, वाई नॉट। नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में कर रहे हैं ये लोग। और सम कंट्रीज हैव गॉन प्लास्टिक फ्री। कैरी बैग्स वो अपना लेते हैं, और एक्सपेंसिव नहीं है एक्चुअली। जो बैग्स हैं एक्सपेंसिव नहीं है। आज के सिनेरियो में लगता है जैसे हिंदुस्तान में शायद ऐसा लोगों की सोच है कि पॉलीथीन के जो बैग हैं वो सस्ते हैं, और बाकी दूसरे देशों से बनाते हैं आप या दूसरी चीज़ों से बनाते हैं, वो थोड़ा सा महंगे होते हैं। तो थोड़ा सा कैसे आप इसको अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सस्ता का मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सस्ता इसलिए होता है कि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस होता है।
अगर वो लोकली प्रोड्यूस होता वो भी महंगा होता। वैसे ही अगर आप किसी दूसरी चीज़ को, जूट यूज़ करते हैं, हेम्प के जो फाइबर होता है, इतनी रस्सियाँ बनती है उसके, कितना फाइबर होता है, वो बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं उसको, राइट। तो और भी बड़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बैग्स बन सकते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो एक बैग बनता है, जो फैब्रिक का बैग है, आप उसको आप तो सालों साल चलाते हैं उसको। सही में पॉलीथीन कहाँ चलता है आपके पास? आप तो एक दिन यूज़ करते हैं, उसको भी फेंक देते हैं। अच्छा हो तो तभी फेंक देते हैं लोगों का। हाँ, यस, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हम करते हैं ऐसा। तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल 100% अवेयरनेस जरूरी है। जो आपका 5 जो आर वाला जो कंसेप्ट है, वो एटलीस्ट हर एक इंडिविजुअल को अपनाना ज़रूरी है और ये हैबिट में डालना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप एक्चुअली ये याद रखें कि अगर आप कोई इस तरह का फैब्रिक बैग यूज़ कर रहे हैं, मान लो अगर वो महंगा भी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सस्ता है एक्चुअली। जो डैमेज आपका प्लास्टिक करेगा आपकी प्रोडक्शन पे, इन्वायरमेंट पे, बिल्कुल ग्लेशियर्स कम हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी, आपका अनाज कम हो जाएगा, टूरिज्म कम हो जाएगा, पैसा तो वहाँ से कम आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं तो वो एक्चुअली बैग आपका सस्ता पड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हम कैसे जो ये हिमालयज़ की जो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम कैसे सस्टेन करें, मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? ओके, सो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, देखिए मैं दोबारा से बचपन में जाना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे हमारे पास वैरायटी स्पीशीज़ ऑफ वॉबलर होते हैं, जो ग्रेट टिट बोलते हैं जिनको, फिंच होते हैं, उनकी तरह तरह की वैरायटीज़ होती है। वॉबलर होते हैं जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं, नीली, पीली, लाल, हरी, बहुत सारी होती थी। और इसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह की जहाँ पे हम बैठे हैं। एग्जैक्टली जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे मैंने वो देखे। आज मुझे वो एक भी नहीं दिखते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लाफिंग थ्रश और हुप्पो एक ऐसी चीज़ थी जो हुप्पो दिखता नहीं आज कहीं। बिल्कुल, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे अक्सर होते थे, हमारे आसपास दिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल मंडराते हुए दिखते थे, लेकिन वो आज नहीं है। मतलब हम लोग इतने अनफॉर्चुनेट हैं, और मैं अनफॉर्चुनेट से ज़्यादा ये बोलूँ कि हम लोग तो एक्चुअल क्रिमिनल हैं। बिल्कुल सही। कितने स्पीशीज़ को मार के भी हम खुश हैं। स्पीशीज़ को हमने मतलब यहाँ से वाइप आउट कर दिया, राइट। अब जब ये धरती बनी थी तो शायद जानवरों की ज़्यादा थी, इंसानों की कम थी। उनके नाम नहीं लिखे जाते, हमारे नाम लिखे जाते हैं। जी। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे है। इट बिलोंग्स टू एवरीवन, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट हियर। लेकिन हम इंसान की ग्रीड इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने हर चीज़ को विनाश करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। हमें एंड वी आर ऑब्लिवियस एक्चुअली, we don't even realize how much damage we have actually caused to all the species. Some of the species have gone extinct, जो कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। और हमारा जो मस्क डियर है, और स्नो लेपर्ड्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे, मतलब बेयर्स तो चलो अभी भी हैं, बट दे आर ऑल्सो लाइक दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उनके लिए है ही कुछ नहीं बचा हुआ। ना हमने इन्वायरमेंट में छोड़ा है, ना हमने उनकी फूड चेन को प्रोटेक्ट किया है। हमने फूड चेन के साथ ही खिलवाड़ कर दिया है। कैसे एक स्पीशीज़ जिएगी? अब हम इस इंट्रिकेट सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, फूड चेन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो ये मत बोलो कि आप सैकड़ों स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पूरा जो ये ग्लोब का जो सिस्टम है पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा अगर आपका एक भी एलिमेंट इससे डिसअपीयर हुआ या मतलब विलुप्त हुआ, जिसे हम बोलते हैं। एब्सोल्युटली, यही चीज़ मैं कहना चाहूँ। जैसे अगर आप पेड़ के नीचे देखोगे, एक फंगस होता है माइकोराइजा। अब माइकोराइजा को खाना मिलता है पेड़ के रूट के थ्रू। रूट और माइकोराइजा दोस्त हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अगर वो माइकोराइजा फंगस को नहीं बचाएगा तो फंगस काम क्या करता है? मिनरल को सोल्यूबाइज करते, मतलब उसको गलाता है। बिल्कुल, सोल्यूबलाइज करता है, उसको गला के प्लांट्स को प्रदान करता है। अब आप उसी फंगस को मार रहे हो तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? वेजिटेशन कैसे ग्रो करेगा? तो ये हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे। मैं सब दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द इकोलॉजी एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द स्पीशीज़, फूड चेन एंड एवरीथिंग दैट वर्क्स इन द सॉइल, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं या आपके बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, और भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। देखो जैसे ये है जिसको हम तोता मामा बोलते हैं शायद हिंदी में, लेडी बग, राइट? तो वो एक्चुअली एफिड्स को खाता है।
वो हमारी प्रोटेक्शन ही कर रहा है। बिल्कुल। अर्थवर्म है, कितनी प्रोटेक्शन, दे प्रोड्यूस लाइक सो मच ऑफ बायो मैटर इन द सॉइल। वो हमारे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन हम उन चीज़ों को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम वी आर गोइंग बैकवर्ड। हमारी जो प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं हो रही है। प्लास्टिक का सोल्यूशन एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लोकल बॉडीज़ को भी इन्फोर्स करना पड़ेगा और इंडिविजुअल लेवल पे भी इन्फोर्स करना पड़ेगा और गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो उससे भी बड़ा, जो प्लास्टिक से भी बड़ा मुझे लगता है जो इशू है, वो है पैकेज्ड प्लास्टिक, जो पैकेजिंग में आता है प्लास्टिक आपका। अब सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जो पैकेज्ड फूड आता है, जो फास्ट फूड आता है, मतलब जो जंक आता है, खास करके जो जंक आ रहा है आपका, जैसे मैगी है, जितने भी नूडल्स हैं, जो नेस्ले है या कोका कोला है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ब्रिटानिया है, लेज हैं, तरह तरह के पैकेज है, बिस्किट्स के हैं, बहुत सारे हैं, बोर्बन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ देम, बहुत सारे के सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। अब हमारी इकोनॉमी एक्चुअली जा कहाँ रही है? विदेशों में जा रही है। आप जो पैसा यहाँ खर्च कर रहे हो वो ऑलरेडी फॉरेन जा रहा है। अब इसकी जगह हम लोकल इकोनॉमी को अपलिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? एरिया वाइज जहाँ एग्जैक्टली, मतलब लोकली आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हो। अब उसका देखो दो फायदे हैं जी। एक तो आप इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट कर रहे हो लोगों को, बिल्कुल। आप उनकी लोकल डिशेस को इनकरेज करो। जैसे हमारे कुल्लू की लोकल डिशेज है, सिड्डू है, मक्की की रोटी है, साग है, राजमा है ना, देसी घी के साथ खिलाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। हमारे मनीराम जी का ढाबा भी है जाना में, वो लकड़ी भी फायरवुड वहीं से यूज़ करते हैं, सारा बायोमेटर है। तो मिलेट्स भी पुरानी जो हमारी ग्रेन पुराना जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है, जो मतलब 100%। कोदो है, कोदरा था, बित्थू था, स्यारा था, राइट, काठू बिल्कुल, हाँ, वो भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। अब ये सारी चीज़ें आप एक्चुअली दोबारा से, अब इमेजिन, मतलब पुराने ज़माने की बात ये है कि उस वक्त प्राइस कम था क्योंकि कंजम्पशन कम थी। बिल्कुल। आप घर के लिए उगा रहे हैं तो आप कितना बेचोगे उसको, सब तो उगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे सोचोगे तो आप इमेजिन करो, आज देसी धान जो है, जो चीनी धान है, और दूसरा जाठू धान, तो वो इमेजिन करो कितना प्राइस पे बिकता है आज। जो लाल चावल है, तो वो आपको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आप टूरिस्ट को वही चीज़ खिलाओ, और मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब ये हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम मार्केटिंग में है। अगर आप उनको ये बता के खिलाते हो ये चीज़ें कि ये न्यूट्रिशियस है, ये हेल्थी है, वो 100% इस चीज़ को पसंद करेंगे। बिल्कुल। उनको, क्योंकि टूरिस्ट जब एक माइंडसेट से आता, कहीं आता, तो वो एक्सप्लोर करने की माइंडसेट से आता है कि उस एरियाज के फूड हैबिट्स क्या है, उसके वहाँ की जो फूड कल्चर क्या है, आपकी स्टेपल क्या है, हाँ एग्जैक्टली, तो ये चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो आप उनको चीज़ें तो दिखा रहे हो, कोई डेस्टिनेशन तो दिखा रहे हो, लेकिन आप फूड तो उनको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दे रहे हो सारा। और कितना ट्रैश इकट्ठा होता है उससे, कितना प्लास्टिक इकट्ठा होता है इन पैकेज्ड जो जंक से, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। जो फास्ट फूड का जंक है ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पॉलीथीन जो हम शॉपिंग करते हैं, रेगुलर शॉपिंग करते हैं, उससे ज़्यादा जंक होता है एक्चुअली इसका। ये सॉल्यूशन आपने वास्तव में बहुत बड़ा ज़बरदस्त बताया, और इसके ऊपर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो पैकिंग का जो हमारे पास मटेरियल आता है, आप बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होके जाता है वो विदेशों में चला जाता है। एक तो वो रेवेन्यू बाहर जा रहा है, ऊपर से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं तो और हमारे आने वाले सोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हमारा रेवेन्यू जनरेशन तभी होगा टूरिज्म के थ्रू है या हॉर्टिकल्चर के थ्रू है। ये बहुत ही अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो वातावरण का या क्लाइमेट्स का जो प्रभाव है वो किन किन क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, किस किस सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है? जैसे हॉर्टिकल्चर को देखो आप, टूरिज़्म का तो आपने थोड़ा सा व्याख्यान किया ही है, हाइड्रो का जो बिजलियाँ बन रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया को आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि आने वाला फ्यूचर हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का या हाइड्रो का, वो किस दिशा में जा रहा है? थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जो क्लाइमेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको रेफरेंस भी दिया था कि हमारा जो फैक्ट्री का कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन किसी भी वजह से, चाहे फैक्ट्री से है, ऑटोमोबाइल से है, इंडस्ट्री से है, कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम बहुत ही ओवरलुक करते हैं।
कंस्ट्रक्शन से भी बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। तो ये कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस पे, सिंस यू आस्क्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन हिमाचल प्रदेश, मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग कह दो इसको, लेट्स पुट इट सिंपल, वो ये हो रहा है कि आज की तपती हुई गर्मी सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ग्लेशियर्स को जी। मैंने ग्लेशियर्स सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ग्लेशियर्स ही एक ऐसा सोर्स है जो हमें पानी प्रोवाइड करता है जी। बिना पानी के हम ज़मीन से कुछ भी, कोई भी मिनरल्स, कोई भी न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। ना कोई वेजिटेशन उगेगा, ना हमारे फ्रूट्स होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, राइट, ना हमारे फूड ग्रेन्स उगेंगे, राइट। तो इसमें ग्लेशियर्स बहुत ही अलार्मिंग स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। आप चाहे बड़ा शिगड़ी की बात करो, लेडी ऑफ केलंग की बात करो, और ये चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर और पीन पंजार, जी जी, राइट, वो ग्लेशियर, और बड़ा ये एक काली यान भी है यहाँ पे, काली हान है, फिर आपका कांगला ग्लेशियर है, कांगला ग्लेशियर है। अभी हमने तो विजिट भी किए, तो सही में आप बोल रहे हैं कि ग्लेशियर जो काफ़ी अलार्मिंग रेट से मेल्ट हो रहे हैं। बहुत ही, मतलब इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए पानी ऊपर वाले ने ग्लेशियर में स्टोर करके रखा हुआ है कि इंसान आप ज़िंदा रहो, कि इंसान आप कमाओ। बिल्कुल, उसके लिए हमें एक गिफ्ट दिया गया है, ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है, वो है ग्लेशियर्स, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। मान लो अब हिमालय जो है एक पूरा पत्थर है, 50 मिलियन ईयर्स का बना है, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर मिट्टी जमा हुई है, लिथोस्फीयर थोड़ा सा। तो हमारे हिमालय में टेंडेंसी क्या है कि पानी रुकता नहीं है, ज़मीन के नीचे तो पानी है नहीं। अब हिमालय में इरिगेशन का मेन सोर्स क्या है? ग्लेशियर मेल्टेड वाटर है। अब मतलब हमारे वाटर स्प्रिंग्स निकल रहे हैं जगह जगह, लेफ्ट बैंक साइड हर जगह वाटर स्प्रिंग्स हैं, हमारे राइट बैंक में हर जगह वाटर स्प्रिंग्स हैं। उसी नाले से हम, या खास करके वाटर स्प्रिंग से हम इरिगेशन करते हैं। अब वो जो वाटर स्प्रिंग्स है वो सूख रहे हैं, धीरे धीरे सूख रहे हैं, वो तो सूखेंगे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो अगर वो इस अलार्मिंग स्पीड पे ग्लेशियर सूख रहे हैं, ड्राई अप हो रहे हैं, तो आप इरिगेशन कैसे करोगे? आपकी फसल कैसे उगेगी? कुल्लू का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आता है सेब से और टूरिज़्म से। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप सेब को इरिगेट करोगे ही कैसे? ड्राई हो जाएगी, सॉइल ड्राई हो जाएगी। अब सॉइल न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी, ड्राई हो गई तो आपके प्लांट्स वीक हो जाएंगे, प्लांट्स वीक हो जाएंगे तो फसल मर जाएगी, हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और 15 अगर इसी स्पीड में ये मेल्ट होते रहे और हम इतने ही इग्नोरेंट रहे तो 20-25 साल में इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। मतलब शायद हमें प्लान भी करना पड़े। अच्छे से का मतलब, अच्छे से आपका मतलब है कि भयावह स्थिति होगी, मतलब yes, हम सर्वाइवल के लाले पड़ेंगे। हो सकता 100%, देयर इज़ नो डाउट। आप लोग अभी देखो, आज आप कितनी स्प्रे करते हो सेब के लिए? 10-12 स्प्रे करते हो। इतनी स्प्रे करने की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसलिए कि बूटा कमज़ोर है, आपका प्लांट कमज़ोर है। प्लांट क्यों कमज़ोर है? वो इसलिए कि अंदर से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि जितना भी इनडिस्क्रिमिनेटली लोग केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं सॉइल में, वो आप बायोमेटर को ख़त्म कर रहे हो ज़मीन में। बिल्कुल, सारे के सारे आपका जो फंगस है वो, और बैक्टीरिया है सॉइल में, वो जो मिनरल को सॉल्युबलाइज करता है। नहीं तो मिनरल पहुंचेंगे ही नहीं किसी प्लांट्स को, आपकी वेजिटेबल में नहीं आएंगे। फूड ग्रेन्स, आप जो गेहूं चावल जो भी उगा रहे हैं, जितनी भी सब्जियां उगा रहे हैं, उनमें वो आएगा ही नहीं। मिनरल्स वो एब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे जब तक वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है। तो उसको रखता कौन है सॉल्युबल फॉर्म में? मॉइस्चर रखता है। अब वो मॉइस्चर नहीं है सॉइल में, तो कैसे उगेगी ये चीज़ें? आप ऊपर से स्प्रे करते जाओगे। अब देखिए काउंटर एक्शन क्या हो रहा है, आप और भी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते जा रहे हो। बिल्कुल, जिसका इतना हार्मफुल इफेक्ट है, वो इतना लीच आउट होता है सॉइल में कि कई सालें लग जाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने में। और दूसरा जो फॉलियर एप्लीकेशन होती है आपकी केमिकल्स की, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जितना भी है, या जो ग्रैन्यूल्स आप यूज़ करते हैं सॉइल एप्लीकेशन में, जो फॉलियर में खास करके वो स्प्रे वेपर होके एयर में चला जाता है, और वो एयर हमें पता नहीं चलता है, तो वो इस कार्सिनोजेनिक, इस कैंसरस, वो हम इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। ना केवल वो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, बल्कि सारी बायोटिक थिंग्स के लिए, सारे स्पीशीज़ के लिए, हर मतलब जितना भी एनिमल स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं या चाहे माइक्रोब्स हैं, हर चीज़ के लिए वो डेंजरस है। अब मतलब हरियाणा में कितने कैंसर के केसेस आते हैं, वहाँ पे बेतहाशा केमिकल यूज़ होता है। बिल्कुल, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े। अब हिमाचल में भी हम तो आए दिन देखते हैं कि कैंसर के काफ़ी केसेस अब बढ़ रहे हैं।
अब काफ़ी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, या, बिल्कुल। अब काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो ये ग्लेशियर्स इतना ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से मेल्ट हो, मैंने रीज़न आपको पहले भी बताया है कि एक लेयर बन रही है जहाँ पे हीट ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से हीट बढ़ती जा रही है। और ऊपर से हम कार्बन एमिशन और भी ज़्यादा कर रहे हैं, गाड़ियों से निकालते हैं, फैक्ट्रियों से निकालते हैं, और जितनी भी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है। मतलब ये कार्बन उत्सर्जन प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। नो, इट्स मल्टीप्लाइंग। और कार्बन उत्सर्जन के अलावा जो हीट जनरेट होते हैं, जो रेडिएशन हो रहा है कंक्रीट से हो रहा है, सीमेंट से हो रहा है, वो भी रीज़न है। अब डिफोरेस्टेशन एक दूसरा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न। अब देखिए आप आज कितना रहा हमारे पास फॉरेस्ट कवर, हमारे पास बचा ही नहीं है। इतना इनडिस्क्रिमिनेटली, इतने रेकलेसली हम इसको काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और इतनी इलीगल तरीके से काट रहे हैं कि हमारे पास ये बचा ही नहीं है। अब एक पेड़ जो है वो आप पेड़ को सिर्फ एक पेड़ समझते हो, बिल्कुल पेड़ नहीं है ये। एक पेड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। एक पेड़ जब उगता है तो वो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू पानी फेंकता है एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल। पानी फेंकता है तो जो आपका पर्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे PM 2.5, PM 10 जो भी है, धूल कण बोलो सिंपल भाषा में, या कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप सेटल हो जाते हैं नीचे, बाप के सांस में नहीं घुसते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वही वेपर जो है एयर में जाके आपको नेचुरल एयर कंडीशनर दे रहा है। यहाँ पे देखो कितनी ठंड हो रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा। अब नेचुरल एयर कंडीशनर इतना सारा कौन प्रोवाइड करेगा आपको? ऑक्सीजन भी दे रहा है आपको, छाया भी दे रहा है, लकड़ी भी दे रहा है, और पानी भी दे रहा है। पानी भी दे रहा है। अब इसका एक रीज़न मैं आपको और बताऊंगा, एक जो बेनिफिट पेड़ का, आपने देखा पीछे क्लाउड बर्स्ट होते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारा पीछे बाढ़ भी आई थी नदी में, और काफ़ी एरिया लैंडस्लाइड हुआ था। और वो लैंडस्लाइड कहाँ पर हुआ? जहाँ पे पेड़ नहीं थे। बिल्कुल, हिमालय पहाड़ के ऊपर है। अब पेड़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को इंटरलॉक करती हैं, पकड़े रखती है, ज़मीन को जकड़े रखती है। जितनी मर्जी बारिश हो वो हिलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, सीडर है, पाइन है, फर है, सिल्वर फर है, ओक्स हैं, राइट, तरह तरह के हैं, वैराइटीज ऑफ ट्रीज, या वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज़। तो ये सारा इंटरलॉकिंग करते हैं सॉइल की। अब आप इमेजिन कीजिए कि इनका रोल कितना बड़ा है आपको ज़िंदा रखने में, हम लोगों को ज़िंदा रखने में कितना बड़ा रोल। तो एक पेड़ को आप पेड़ ना समझें, जीवन, वास्तव में जीवन है, ये लाइफ है। बिल्कुल, ये लाइफ है। तो इतने सारे रोल प्ले करता है एक पेड़। तो डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब ग्लेशियर के अलावा आपकी डायरेक्टली क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो रही है, आपका एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है, हॉर्टिकल्चर इम्पैक्ट, फल फ्रूट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके। बात तो है कि फल फ्रूट हो, सब्जी हो, फूड ग्रेन्स हो, वो सब पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अब ज़मीन में अगर सूखा है, ऊपर से आप केमिकल डाल रहे हो, तो न्यूट्रिशन लेने का कोई बनता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। तो अब देखो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, आप केमिकल डाल रहे हो। अब हम सोचते हैं कि हमारे फ्रूट्स उग रहे हैं, सब्जियां उग रही हैं, अनाज उग रहा है, नहीं, वो केमिकल उनमें आ रहा है। बिल्कुल। और हम उसको खा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ताजुब होता है कभी कभी कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार फ्रूट्स खाओ। बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि फ्रूट्स खाओ, अगर आप उसमें 12-13 बार स्प्रे कर रहे हो, इतना केमिकल डाल रहे हो, और नहीं तो सॉइल एप्लीकेशन भी कर रहे हो, सॉइल में भी केमिकल डाल रहे हो, मतलब हैवी मेटल हर जगह है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा केमिकल आप उसमें डाल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि फ्रूट खाओ। अगर हम फ्रूट को खाते हैं तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ केमिकल यू आर कंज्यूमिंग, यू आर इंजेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल। बिल्कुल। तो आप कैसे हेल्थी रहोगे? आजकल की जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये कोई नेचुरल थोड़ी है। मेरे ज़माने में तो मैंने कभी नहीं सुना कि डायबिटीज़ होती, जब हम छोटे थे। बिल्कुल। मतलब जब हम छोटे थे तो डायबिटीज़ किसी ने बोला नहीं कि शुगर भी होता है, जी, ऐसा होता नहीं था कभी, जी, राइट। तो ये सारा है, बहुत सारे हैं, ये सारा इम्पैक्ट होता है। तो इसके साथ साथ जो आज पूरे उत्तरी भारत में जो बिजली की सप्लाई यहाँ से होती है, मतलब हाइड्रो मैक्सिमम हिमालयन रीजन में है, राइट। तो किस दिशा में देख रहे हैं आप कि मतलब उनका रह पाना, या कितने लंबे चलेंगे वो? क्योंकि ज़्यादा लोग बिजली का उपयोग नीचे कर रहे हैं, नीचे इन दी सेंस मतलब ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या शहरों में, उन्हें ग्लेशियर्स का कोई आभास नहीं कि किस गति से वो मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसको आप लंबा रख पाएंगे, या अगर आपको लंबा रखना तो आपको इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा? It's a bad news for the corporate world. You start looking for some alternative. बिल्कुल, बिल्कुल। I would really advise you to find your way some elsewhere. क्योंकि अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ 35 years में ऑलमोस्ट 70% पानी कम होना
इट्स अ शॉकिंग थिंग। मतलब एक टिकटिकी है ये, एक मतलब टिकटिकी है। टिकटिकी है। मतलब ये मतलब दिस इज द एंड, लाइक यू नो वी आर हेडिंग टुवर्ड द एपोकलिप्स कि भाई उठो जागो। इससे ज़्यादा एक लास्ट, वो फिर आपका एक लास्ट स्ट्रॉ भी नहीं है, वो अब ख़त्म हो जाएगा वो सारा। हमारे दर्शकों को शायद आप एक चीज़ और डिस्कस कीजिएगा। हमारी जो पुरानी जो परंपराएं रही हैं, जो पुराना हमारे रिचुअल्स रहे हैं हिमालयन रीजन के, वो कैसे कनेक्टेड थे इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ कैसे कनेक्टेड थे, या उनके एग्रीकल्चर करने का जो वे पैटर्न था वो कैसे वातावरण के साथ कनेक्टेड है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? श्योर। देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमारा पुराना कल्चर था, हम जिए हैं, हमने कमाया या उगाया, खास करके मैं एग्रीकल्चर की बात करूँगा, जो भी हमने अनाज उगाया हमने कमर्शियल पर्पज़ के लिए कभी नहीं उगाया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है। एक्चुअली अगर आप अनाज अपने लिए उगा रहे हो, सारा अनाज, तो आप खर्चा कम कर रहे हो। बिल्कुल, आज आपको वो कमाना पड़ रहा है, तब खरीदना पड़ रहा है। बात तो एक ही है, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है। बात एक ही है, फ़र्क बहुत बड़ा है। आप पैसे कमा के अनाज खरीद रहे हो, उस वक्त अनाज खुद उगाते थे, हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस अनाज में कितना न्यूट्रिशन था। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जब हम खुद उगाते हैं, एक आदमी जब खुद उगाता है और खुद अपने घर के जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो वो बिज़नेस के लिए, मतलब जो बाहर की कॉर्पोरेट बिज़नेस है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो उससे एक फ़ायदा हमारा होता है कि हमारे पास केमिकल्स नहीं आएंगे, पैकेज्ड फूड नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद उगा रहे हैं। बिल्कुल, उनको प्रॉफिट हम लेंगे ही नहीं, राइट। तो वो कितने हेल्थी थे, बहुत हेल्थी थे। जो हर चीज़ जो हम उगा रहे थे, कोदरा, बित्थू, जो भी है, राइट, जितने भी मिलेट्स उगा रहे थे हम, अनाज है, गेहूं है, जितना, तो वो कितने हेल्थी थे। हम हेल्थी भी थे। ये तो चलो पुराना लाइफस्टाइल ऐसा था कि काम ज़्यादा होता था, तो थोड़ा सा हम बॉडी को अब्यूज़ करते थे। अगर बॉडी के अब्यूज़ नहीं करते तो वो तो 150-150 साल आराम से जी पाते। बिल्कुल, आप देखते हो कि उस वक्त बुजुर्ग लोग पूरे टेढ़े हो जाते थे, लाइफ स्पैन थोड़ा लंबा था। हाँ, लेकिन वो बेचारे अब्यूज़ करते थे बॉडी को, काम ज़्यादा करते थे। तो वो जब बुजुर्ग होते तो वो टेढ़े हो जाते थे, बोन्स घिस जाती थी। जी। तो अगर वो अब्यूज़ नहीं करते तो वो मतलब बहुत लंबे जी सकते थे, उतना शानदार। हमने सुना है, देखा भी है कि जो हमारे गांव में मतलब देवबन है, जो हमारी ऋषि परंपराएं, देव परंपराएं, तो आज भी देवबन है जहाँ पर लोग इवन छोटा सा तिनका तक नहीं उठाते हैं या कोई टहनी नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह की एक परंपरा चलाने की ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट को या जंगलों को बचाने के संदर्भ में। ये एक बहुत शानदार एग्जांपल एक्चुअली। ये हमें ये बताता है कि जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होते हैं, चाहे वो मॉरल लॉज हो, चाहे वो गवर्नमेंट लॉज हो, तब तक हम चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। यस, ऑफ कोर्स लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जब डिफॉरेस्टेशन की बात आती है तो इंस्पेक्शन होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। किसी को कोई पता नहीं है कि किस जंगल में क्या हो रहा है, और जो मतलब वहाँ पे डायरेक्टली जो जिनके पास अथॉरिटी है, जो रिपोजिटरी है वहाँ के, उनको किसी और से लेना देना है नहीं। उनका अपना कोई उतना मतलब दे डोंट एक्चुअली डू देयर ड्यूटी दैट वेल। तो उनको प्रोटेक्शन से कुछ खास लेना देना है। मुझे लग रहा है कि शायद अवेयरनेस ना हो इतनी उनमें, तो इस वजह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो कैसे देखते हैं आप कि इन तमाम पहलू के ऊपर हमने मंथन किया, आपसे बहुत ही वैज्ञानिक जो मतलब आपका दृष्टिकोण था वो देखा हमने, तो कैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल, कैसे इसको हल कैसे करें? क्या हमें ज़रूरत है कि एक क्रांति के रूप में इसको लाएं? क्या हमें ज़रूरत है कि छोटे बच्चों से लेकर हम सिखाना शुरू करें? जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, क्या उनमें अवेयरनेस और उनमें मतलब इन्वायरमेंट के प्रति सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं लाना है, उनको कैसे जीना है, वातावरण के जो प्रारूप को अगर समझना है तो आपको कैसे जीना है, कैसे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अपने हैबिट्स में लाना है। आप रैपर्स या दूसरी चीज़ें मत दाएं बाएं फेंको, आप कार्बन उत्सर्जन कम करो, आप व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करो, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करो जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ऐसी नहीं अननेसेसरी आप मतलब ज़्यादा चीज़ों को, मशीनरी को अडॉप्ट करो जिससे कि इन्वायरमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप, किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसका हल और सॉल्यूशन? मुझे लगता है कि ये जो पहला स्टेप है एक्चुअली वो अवेयरनेस ही है। अब अवेयरनेस के लिए जैसे हम लोग सिर्फ मंच पे बैठ के बात ना करें,
हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा जी। चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, या महिला मंडल में जाके आप लेक्चर दे रहे हो, या कहीं भी एक अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि इनको नहीं पता है, ये ऐसा करते हैं। तो एक्चुअली हर आदमी अपनी तरफ से ठीक ही सोचता है, ठीक ही करता है, लेकिन ये कुछ एक बुद्धिजीवी लोगों का काम है जिनमें है ये सूझबूझ कि वो उस सूझबूझ को हर आदमी में कैसे बांटे। तो इसका एक प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हों या कोई इस तरह के बनाएं, हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं जो जाके स्कूलों में एजुकेट करें बच्चों को। खास करके बच्चों से स्टार्ट करना बहुत अच्छा चीज़ है। बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक तरफा होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में नहीं होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। और वो इमोशनली उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके इमोशन कैसे जुड़े हैं। मतलब अगर आप मिट्टी की बात करें तो मतलब मिट्टी से ही आपका खून बना है, ये चीज़ उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वही आपके खून में न्यूट्रिएंट्स है। तो मतलब हमारा जो एक्चुअली जो लाइफ है वो मिट्टी पे ही डिपेंड है। हमारा एक एक सेल मिट्टी से ही बना है। बिल्कुल, हम जी रहे हैं तो सिर्फ मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से जी रहे हैं। अनाज तो एक जरिया है। बिल्कुल, अनाज तो जरिया, वो एक्सक्रीटा में निकल जाता बाहर, लेकिन उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, उनको खून में चलने देती है, उससे हम जिंदा रहते हैं, एनर्जी रहती है, ग्रो करते हैं, राइट। तो हाँ, ये मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जगहों पे इनको प्रोपेगेट करें या प्रमोट करें। जब भी आपको मिलता है मौका, छोटी मोटी गैदरिंग जहाँ भी होती है, आप इनको बढ़ावा दे सकते हैं, इस विचारधारा को फैला सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्कूलों में जाके, पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट को भी स्पेशली कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए इसके लिए। बहुत ज़रूरी है, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बहुत एक्टिव होना चाहिए। उनको स्पेशली मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं या ऐसे कैंप्स लगते हैं कि जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए। देखिए, क्रांति लोगों से ही आएगी। बिल्कुल, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि गवर्नमेंट एक दिन बैठेगी, उसने ये प्लान करना है, वो प्लान करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उनका अपना प्रोसीजर है। लेकिन हम बिना सरकारी तंत्र से या बिना जो शक्ति जिसे हम बोलते हैं, बिना शक्ति से नहीं होगा ये। हाँ, वो पॉसिबल है। जब तक आपका जो सिस्टम अगर अच्छी और दृढ़ इच्छा शक्ति से, बड़ी बिल से नहीं आएगा तो तब तक तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको समन्वय स्थापित करना ही पड़ेगा ले पर्सन और हमारी गवर्नमेंट से या सिस्टम से। नहीं, मैं इसलिए आपको एक बात पहले भी कह रहा था कि जब लोग जागरूक होंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आवाज़ तब उठाते हो जब आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। अगर हमें एहसास ही ना हो कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम आवाज़ उठाते ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मतलब एक लेमैन को पता चल जाता है, एक जनरल पब्लिक को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे तभी जाके आवाज़ आगे भी पहुंचती है, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, जो स्पेशली डेजिग्नेटेड हैं, जैसे डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स हैं या डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाँ, उनको, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, दे शुड थिंक अबाउट इट। उनको 100% पॉलिसीज़ ऐसी और बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। मैं रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ बनानी चाहिए, उनको एक रेगुलेटरी बॉडीज़ ऐसी बनानी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ टूरिज़्म और फॉरेस्ट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में ये काम करती है। लेकिन खास करके टूरिज़्म और क्योंकि इन्वायरमेंट पे हमारा टॉपिक है, तो फॉरेस्ट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, हालांकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सब में एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, जो मतलब कंटिन्यूसली काम कर रही है, जो स्पॉट पे जाके इंस्पेक्शन कर रही है कि कितना इफेक्ट पड़ा। उनका ये काम होना चाहिए। नहीं तो हम देखिए यहाँ पे मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 6-7 बार एफॉरेस्टेशन हुआ है, प्लांटेशन हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली है, उल्टे पेड़ घटते जा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है? सी इट्स मे बी वेल कंसीव्ड बट इल एक्सिक्यूटेड। आपने कंसीव, आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हर आदमी जागरूक हो और आवाज़ उठे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से आवाज़ उठे, ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से, ग्रुप्स, जहाँ से भी हो आवाज़ उठे, और वो जाए, लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करें, उनको फोर्स करें पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि उनको पता भी तो चले। जैसे मैंने कहा कि वो लोग ग्राउंड से नहीं जुड़े हैं,
उनके पास एग्जैक्ट इतना पॉसिबल भी नहीं होगा कि हर जगह जाके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा जी, करें, जी। तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो जब उनके कानों तक ये बात पहुँचेगी, जब उनको प्रेशर महसूस होगा, तो वो अच्छी पॉलिसीज़ ला सकते हैं। वैसे ही पॉल्यूशन की बात है, जो प्लास्टिक की बात है, वो गवर्नमेंट को हमें एक्चुअली फोर्स करना पड़ेगा, लोकल इसको बॉडीज़ को भी काम करना बंद पड़ेगा। करो, बिल्कुल 100%। इसको बैन करो। या इवन चाहे एजिटेशन की ज़रूरत पड़े तो एजिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छे चीज़ के लिए एजिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। हिमालयज़ में देखता हूँ मैं, पूरे जो हमारे हिमालयन रेंज है, यहाँ पर जो कम्युनिटी गैदरिंग है, इस गैदरिंग का यूटिलाइज़ हम, मतलब जैसे जो भी फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं, इसका यूटिलाइज़ हम जैसे जंगलों के पुनरुत्थान के लिए लगाएं। 2 मिनट के लिए सोचो आप, 2 दिन की कोई इवेंट है, तो उसमें 1 घंटा या 2 घंटा हम बोले कि आप जंगल में जाकर पौधारोपण करके आ जाओ। तो इस तरह का एक ट्रेंड शुरू करें, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ट्रेंड शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू करेंगे तो एटलीस्ट, हम नहीं बोलते हैं कि हम बड़े बड़े जंगल लगाएंगे या रातों रात चीज़ें चेंज होगी, एटलीस्ट जो जंगल है हमारे पास, जो इन्वायरमेंट को सस्टेन करने वाली जो बॉडीज़ है, उनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब हम जंगलों को देखेंगे कि हमने पौधारोपण किया है। अदरवाइज़ हर साल वृक्षारोपण का एक दिवस मनाया जाता है, लोग बैनर लेके, झंडा लेके चलते हैं, मंच सजता है, लाखों रुपये खर्चा होता है, बहुत अच्छी स्पीच होती है, भावहीन मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलियाँ भी देते हम जंगलों के ऊपर, लेकिन अंत में जो मेन उसका पर्पज़ है, पर्पज़ हल ही नहीं होता, सॉल्व नहीं होता है। तो हमें शायद एक कलेक्टिव जो एफर्ट्स है, डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटीज़ और जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, और हमारे को समन्वय स्थापित करके अब काम करने का टाइम आ गया है। अब यदि हम आज भी ये सिर्फ मंचों पर मंथन करते रहे, कागजी घोड़े दौड़ाते रहें, कागज़ों पर ही हम जंगलों का विकास करते रहें और ग्राउंड में कुछ ना करें, तो हाँ, ये हमारी भूल है। ये उस ब्यूरोक्रेसी की भी भूल होगी, ये उस लीडरशिप की भी भूल होगी, ये उस हर एक इंटेलेक्चुअल की भूल होगी, ये भूल होगी। इवन एक छोटा इन दी सेंस, मतलब जिसका दायरा हमारी तरह बहुत छोटा है, वो अपने स्तर पर सोचता है, उसकी भी भूल होगी अगर वो एक्शन मोड में नहीं आएगा। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, हर एक को एक कलेक्टिव एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आइडिया आपका। एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे भी मतलब ऐसे ओकेजन्स आते हैं, मैं सब फैमिली से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपके बच्चों के बर्थडेज वगैरह हैं, तो उस दिन भी बच्चों को ये बोलो कि आप अपने नाम से एक पौधा लगाओ। उससे क्या होता है कि उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है। बिल्कुल, इमोशनल अटैचमेंट रहेगी कि अच्छा हमने लगाया था ये पेड़, तो उसको आप प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करोगे, उसके साथ मेमोरी जुड़ी थी, इमोशन जुड़ा होता है। तो ये जिस तरह से आपने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आपने आइडिया दिया कि मेले वगैरह हैं, उसमें आप एक स्पेशली डेडिकेटेड टाइम निकाल सकते हो जिसमें पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी, मतलब बड़ी शानदार सोच है ये। लेकिन धरातल तक इसको लाने में हमें काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम नहीं। हाँ, मुश्किल काम तो बड़ा नहीं, मुश्किल काम तो नहीं। अगर आपके जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है, हम एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं, दूसरे और मतलब फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को हम थोड़ा सा कंक्रीट करके उसको भी ऐड ऑन करें। अगर कोई डिपार्टमेंट से किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से किसी को आप गेस्ट बुला रहे हैं, तो एक उसकी एक गाइडलाइन हो कि वो आएगा तो वो 100 या 200 मतलब प्लांटेशन का भी एक लोगों के साथ प्लांट करके जंगल, क्योंकि लोग भी ज़्यादा होंगे उनके साथ। बिल्कुल। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा तो ये इस आइडिया के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो लुदर जी, तो कैसे आप इसका जो निष्कर्ष कैसे निकालते हैं आप? इसका सार क्या देंगे आप? कैसे इसका जो हल है वो कैसे देते हैं आप, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सुझाव दे सकता हूँ थोड़े से, क्योंकि बीच बीच में हमने टॉपिक्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा सुझाव ये भी रहेगा कि जैसे जो कंज्यूमरिज्म है जी, मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ जब शादियों में जाता हूँ और आजकल छोटे 10-10 रुपए के प्लास्टिक की पैकेजिंग की बॉटल, उपभोक्तावादी से मुझे बड़ा दुख होता है। उपभोक्तावादी से हम थोड़ा दूर निकले। तो वो जो बॉटल है, मैंने देखा कि शादी में इतनी ढेर लगती है, इतनी ढेर लगी हुई है जी, मतलब 10 रुपए की बॉटल, आप कितना प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो। और वो पतली भी जो हम प्लेट्स भी होती हैं, वो भी सारे, मतलब कप्स भी स्टाइरोफोम के यूज़ कर रहे हैं आप, बॉटल भी पानी की आप प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि चाहे शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो,
मेला हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, आप सबसे पहले ये जो उपभोक्तावादी विचारधारा है, जो मेंटालिटी है हमारे, इसको कम करें। आपके थालियाँ होती हैं, हमारे पास ग्लास होते हैं, वही यूज़ करें। बिल्कुल। एक्चुअली मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। एक 10 रुपए की बोतल में आपका कितना खर्चा होता है। आप एक ग्लास रखेंगे तो 100 साल चलेगा। बिल्कुल। और पानी अपना पिएंगे, और पानी अपना पिएंगे शुद्ध, जो मतलब मिनरल से भरा पड़ा है। बिल्कुल। और वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो जी। और वैसे ही प्लास्टिक थालियों की बात है। अब थालियाँ भी हम कितना सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसमें लैमिनेटेड होती हैं। और कप्स भी जो स्टायरोफॉर्म के, तो बहुत डेंजरस होते हैं वो भी, स्टायरोफॉर्म, वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतना सारा, जितने भी फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह, जो बर्थडे हैं, जितने भी हैं, जो भी फंक्शन, इनमें आप इनको ज़ीरो कर दो। इसीलिए आपकी कमेटीज़ भी होती है गांव में, देखो स्पेशल कमेटीज़ होते हैं। कमेटीज़ के बाद अपने बर्तन पड़े होते हैं, उनको यूज़ करो, अच्छे से सद्भावना से रहो। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, सबका उसमें पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात आती है। अगर आप कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हो कि आपके ग्लेशियर जल्दी पिघले ना, आपकी खेती बाड़ी अच्छी रहे, फल फ्रूट अच्छा रहे, टूरिज्म भी फलता फूलता रहे, तो आप कार्बन एमिशन को कम करो। अब कार्बन एमिशन को कम करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला, जो सबसे बड़ा कार्बन एमिशन, अब कुल्लू ऐसा जगह तो नहीं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन गाड़ियों से ही होता है जी। तो अगर हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी, मतलब हम थोड़ा सा दिखाते भी है ना कि मेरे पास गाड़ी, मैं अपनी ही गाड़ी लेके जाऊँगा, तो उसकी बजाय अगर आप पूल करते हो एक ही कार में, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खास करके टीचर से मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा ये कि जो ऑफिस एम्प्लॉय से, या ऑल एम्प्लॉय, सॉरी नॉट द टीचर्स, एम्प्लॉय से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब जा रहे हैं, अगर एक ही जगह से जा रहे हैं या रास्ते में कहीं मिलते हैं, तो वो एक ही कार में जा सकते हैं। एक कार 4-5 लोगों को आराम से ले जाती है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप ऑटोमेटिकली, आप इससे इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी इन्वायरमेंटलिस्ट हो जी। आपको मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाके प्लकर्ड लेके जाना है कि हम इन्वायरमेंटलिस्ट और मुझे पेड़ लगाना है। आप ऑलरेडी इन्वायरमेंटलिस्ट हो अगर आप ये काम करें। और घर में मतलब जंक आप अलाउ मत करो। मैं इसलिए, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों को जंक बिल्कुल मत खिलाओ। देखो, आप इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हो। जंक के अंदर का जो मटेरियल है, आप जानते हैं कि उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं है। जितने भी जो हेल्थी न्यूट्रिशन है वो उसको ख़त्म कर दिया होता है। और जो जितना डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राइड चीज़ें होती है, जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो उसमें कुछ भी नहीं, कोई हेल्थ नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है। और ट्रांस फैट है जो आपको आर्टरीज में क्लॉगिंग करती है, इतना डैमेज करती है वो। आप अगर वो चीज़ें बच्चों को खिला रहे हो तो वो अनहेल्थी होंगे, प्रॉब्लम होगी। तो इन्वायरमेंट को भी आप बचा रहे हो, अपने बच्चों की हेल्थ भी बचा रहे हो। तो ये चीज़ें घर में ना आने दें। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे खुद आज 2010 में छोड़ा था मैंने, तो 14 साल हो गए कोल्ड ड्रिंक को टच किए। मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल नहीं टच कर रहा हूँ। तो और इसका डायरेक्ट, और इसका इफेक्ट लगता है, पता, बीमार नहीं होते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। इतना सारा शुगर होता है उसमें, इससे फिजी ड्रिंक, इतना कार्बन होता है उसमें, जो कि मतलब आपके बोन्स को कमज़ोर करता है, पोरस बनाता है वो जी, राइट। तो मेरे ख्याल से घर से ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों से बचें, कम यूज़ करें। तो आप ऑलरेडी इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हो। तो अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद वॉइसेस ऑफ द हिमालयाज़ का। या सो थैंक यू वेरी मच। वॉइसेस ऑफ द हिमालयाज़ की तरफ से ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी बेशकीमती चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। और ख़ासकर मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जब आप घर से निकले तो वहाँ से ही शुरू करें कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं तो आप, जैसे हमारे लुदर जी ने बताया कि आप गाड़ी शेयर कर सकते हैं। आप जो भी ये मल्टीनेशनल कंपनियों का जो प्रोसेस्ड पॉलीथीन में और प्लास्टिक में जो रैपअप होकर चीज़ें आती है, तो इसको अवॉइड करें। इसकी जगह हम ट्रेडिशनल जो लोकल जो हमारे उत्पाद है, या फ्रूट जो हमारे हिमालयज़ रीजन में तो काफ़ी ऐसे फ्रूट्स हैं जो लोग ड्राई करके रखते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आज सामने आई हमारे सामने। तो अंत में वॉइस ऑफ द हिमालयज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।